आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज हमने एक शुरुआत करनी है नए कोर्स की। तो मैं सुनील जी का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएं तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स। अभी तक हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा कर चुके हैं और डिविजनल चार्ट्स का हम एक्सक्लूसिविटी के साथ में कोर्स कर चुके हैं। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स है। तो नमस्कार सुनील जी, क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो पाठशाला में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम एक नया बैच आरंभ करने जा रहे हैं। उस कोर्स का जो नाम है वो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं एस्ट्रो पाठशाला के जिन्हें पहले से काफी नॉलेज है डिविजनल चार्ट्स की। और सर, पहले भी ये कोर्स डिविजनल चार्ट्स का हम करवा चुके हैं, पर प्रश्न ये उठता है कि फिर इसमें नया क्या है, इसमें हमें सीखने को क्या मिलेगा, हमारा ये ज्ञानवर्धन किस प्रकार से करेगा, जैसे दिमाग में प्रश्न आते हैं। और ये बात हम दोनों के दिमाग में भी पहले से थी। और हमने देखा, जब भी कोई स्टूडेंट डिविजनल चार्ट्स में जाता है, सबसे पहले तो उसके लिए ये समस्या होती है कि वो डिविजनल चार्ट्स के सूत्रों को अप्लाई कैसे करे। और अगर वो इम्प्लीमेंट करना सीख भी जाता है तो एक बहुत बड़ा पार्ट उससे छूट जाता है। वो पोर्शन है दशाओं के साथ उस डिविजनल चार्ट्स को जोड़ना। जो हमारी दशाएं चल रही हैं, वो दशाएं उस डिविजनल चार्ट में क्या इस बारे में हमें ज्यादा। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो इस मामले में ज्यादा अनुभव उसे प्राप्त नहीं होता। कुछ समय के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि मुझे डिविजनल चार्ट्स की समझ तो आ गई, पर मैं इसका उपयोग कुंडली देखते समय किस प्रकार से करूं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति D10 चार्ट यानी दशमांशा कुंडली से अपनी वर्किंग की स्ट्रेंथ देखना चाह रहा है, नौकरी करे, बिजनेस करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए आगे जीवन में बढ़े, या D10 चार्ट में जो ग्रहों की प्लेसमेंट है उसके द्वारा वो क्या समझे कि जो प्रेजेंट में मेरी दशा चल रही है वो दशा क्या रोल अदा करेगी। यहाँ पर एक कंफ्यूजन खड़ा होता है। वो कैसे होता है? जैसे मेरे चार्ट की ही मैं अगर बात करूं कि मेरी कुंडली में यदि मंगल महायोगाकारी ग्रह है D1 चार्ट में और मंगल की ही महादशा चल रही हो, तो हमें क्या लगेगा, यार बहुत अच्छी दशा चल रही है, फर्स्ट क्लास समय चल रहा है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए जीवन का प्रत्येक पक्ष अच्छा चल रहा है। पर ऐसा कभी होता नहीं। अब उसी बात को कि ये मंगल की महादशा मेरे कैरियर में क्या इंपैक्ट शो करेगी, अगर वहां पर D10 चार्ट मकर लगन से होगा
तो मंगल वहां पर योगाकारी नहीं होगा। ऊपर से उस ग्रह की प्लेसमेंट कुछ नए आयाम खोल देगी। एक नया स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि इस D10 चार्ट में इस दशा को मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं, या इस मंगल की दशा से मैं कैसे समझूं मेरे वर्क एरिया में मेरे सामने क्या चैलेंजेस हैं। ये दशा मुझे किस मोड़ पर परेशानियां पैदा करेंगी या मुझे हेल्प करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम ज्योतिष सीखते थे, ये सेम चैलेंज कई सालों तक हमारे सामने भी रहा, और इस बारे में बुक्स भी नहीं बोलती हैं। डिविजनल चार्ट्स की तमाम बुक्स डिविजनल चार्ट्स के कुछ फार्मूले को तरफ इशारा तो करती हैं, परंतु दशाओं के मामले में वो भी चुप है। और आप सभी जानते हैं, किसी भी जीवन के घटनाक्रम को जांचने परखने के लिए दशा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि मेरी नई जॉब कब लगेगी, तो हमें दशा का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम D1 चार्ट उठाते हैं और D1 चार्ट के हिसाब से बोल के साइड में हो जाते हैं। कई बार वो प्रेडिक्शन ठीक होती है और कई बार वो प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक नहीं होती है। पर हमने केस स्टडी में पाया है कि वो गलती हमसे डिविजनल चार्ट्स में हो रही होती है। उस दशा का असर, जो दशा डिविजनल चार्ट्स में कुछ और दिखा रहा है, वो D1 चार्ट में कुछ और ही इशारा कर रहा है। उसका लिंक जोड़ना हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। स्टूडेंट्स की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि इस कोर्स के माध्यम से सभी विद्यार्थी वर्ग कुंडलियों का विश्लेषण करना तो सीखेंगे ही, साथ में उन वर्ग कुंडलियों में दशाओं को लगाना भी सीखेंगे, तथा जो डिविजनल चार्ट्स लाइफ के जिन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड स्ट्रेंथ या वीकनेस हमें जीवन में कब झेलनी पड़ेगी, उसका सही सही अंदाजा हम इस टेक्निक से लगा सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत टेक्निक है। इस टेक्निक को सीखने के बाद आप अपने नॉलेज के लेवल को नेक्स्ट लेवल तो लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि डिविजनल चार्ट्स की मास्टरी भी आप कर लेंगे। ये कोर्स इतने प्यार से डिजाइन किया गया है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कुछ मुश्किलात कुछ लोगों को कहीं आ ना जाए, तो इसको इजी बनाने का काम किया गया है। एक सिंपल से सिंपल स्टूडेंट, एक लेमैन की भाषा में एक शुरुआत करने वाला स्टूडेंट भी इस कोर्स को बड़ी आसानी से सीख सकता है। बाकी जैसी हमारी एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा रही है, खास करके हमारे सर के विशेष कोर्सेज में, सभी कोर्सेज में सर ने अपना एक फ्लैगशिप जो है स्थापित की है। सर ने अपना एक ब्रांड स्थापित किया है, एस्ट्रो पाठशाला में एक कल्चर स्थापित की है, और उस कल्चर के तहत हमारे प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग तो हमारे हर कोर्स की मिलती है, पर यहाँ पर आपको इस कोर्स के लिए नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। जो वे सर के
प्रत्येक कोर्स में नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है, जिससे स्टूडेंट का काम और भी इजी हो जाता है। जब एक तरफ वो वीडियो सुनता है, दूसरी तरफ हाथ में उसके नोट्स होते हैं, तो लेक्चर के साथ वो रिलेट कर पाता है। ये सर की क्लास की एक अपनी विशेषता है, जो कि अन्य अध्यापकों से बिल्कुल उनको डिफरेंट मुकाम पर ले जाकर के खड़ा कर। सर ने एस्ट्रो पाठशाला के टफ से टफ कोर्स को पढ़ाया है और बहुत ही अद्भुत तरीके से पढ़ाया है, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाया है। आप में से 90% स्टूडेंट उनके काम को देख चुके हैं। तो मैं आप लोगों का बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, बल्कि मैं आपको शुभकामनाओं के साथ और सर को धन्यवाद के साथ मैं हृदय से आपके लिए शुभकामना कहता हूं कि जिस मनोकामना से, जिस विद्या को अर्जन करने के हेतु, जिस कोर्स में आप प्रवेश पाने जा रहे हैं, उस कोर्स का ज्ञान आपको अर्जित हो, इस कोर्स से आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो और आपकी सोच से भी ज्यादा आपको आपको उम्मीद से भी ज्यादा इस कोर्स में प्राप्ति हो। सर की अपनी एक परंपरा है कि 1 रुपए की बात करके 1.25 रुपए का ज्ञान देना, यानी कि जितना हम कमिटमेंट करते हैं, उससे ज्यादा हम हार्ड वर्क शो करके दिखाते हैं, और हम लोगों ने पास्ट में करके दिखाया है। अभी हम एक नई उम्मीद के साथ, एक नई एनर्जी के साथ इस कोर्स को शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, हमारे सर तो कामयाब होंगे ही होंगे, आप लोग भी इस कोर्स में कामयाब हो, ऐसी मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। सर अभी आपको डेमो क्लास में इस कोर्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे और कुछ बातें करेंगे आप लोगों के साथ। तो मैं आपको सर के साथ, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो पाठशाला की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सुनील जी। सुनील जी बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे शिक्षक, और मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ मेरी प्रशंसा के पुल बांधे हैं, तो अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू कम अप टू दी स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम। अच्छा देखिए, मैं आपको एक छोटे से एक अपने जीवन की एक असली घटना से मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी वो एंट्री लेवल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनको, जिनको 4 साल 5 साल जो टीचिंग का अनुभव होता है, तो उनके फादर हाई कोर्ट के जज थे। तो जिस वर्ष और जिस माह में उनके फादर की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, तो उसके 2 माह के बाद उनका आईएएस का रिजल्ट निकला और उनका आईएएस प्रॉपर में उनका सिलेक्शन हो गया। अब मैं ज्योतिष का विद्यार्थी जो है 1978 से हूँ, जब मैं इंटरमीडिएट में था, और मेरे फादर भी बड़े एक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, एंड ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर इन एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन आल्सो। तो मैं ये, और सिविल सर्वेंट भी थे फादर, तो मैं फादर के साथ डिस्कस कर रहा था। उन्होंने कहा देखिए 2 घटनाएं बिल्कुल एकदम विरोधाभासी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष में इतना कुछ समझने का है कि हम लोग बस एक दशा को देखते हैं और हम राशि के चार्ट में दशा को लगाने लगते हैं।
इसका मतलब है कि इनके राशि के चार्ट में वो दशा उतनी अच्छी नहीं है जितना कि उनके D10 के चार्ट में दशा का रूप निकल के आ रहा है। यानी कि D10 जो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक व्यक्ति के बारे में बताती है। D10 का मतलब दशमांशा। इसका मतलब दशमांशा में अगर कोई व्यक्ति जो है आईएएस प्रॉपर में उसी साल उसका सिलेक्शन हो जाए और द्वादशांशा जहां से माता पिता को देखा जाए वहां पे वही दशा जिसका कि स्पैन 2 महीने में बदलता नहीं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चेंज नहीं होती कई बार 2 महीने के स्पैन में। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहां वो दशा जो है राशि चार्ट में यानी कि D1 के चार्ट में और D12 के चार्ट में, द्वादशांशा के चार्ट में जहां से माता पिता को देखा जाता है वहां पे वो दशा तो खराब प्रभाव दे रही है, लेकिन दशमांशा जो उनके प्रोफेशनल लाइफ का है वहां पे उस दशा के बड़े उन्नत प्रभाव मिले हैं। ये बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1983 की बात है, 83-84 की बात है, जिस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मतलब 82-83 की बात है। ये बात मेरे मनस पटल पे बहुत बड़ा इसका एक गहरा असर पड़ा। मैंने कहा कि ये इसका मतलब है जो हम ये कहते हैं जीवन चार्ट के मैं जो हम कहते हैं कि दशा कालस्य कारणम, दशा ही निर्धारित करती है कि आपके जीवन में घटनाएं क्या होंगी, इसीलिए कहते हैं दशा कालस्य कारणम। और दशा के इंटरप्रिटेशन के लिए एक मैंने कोर्स चलाया था, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय दशा। वो कोर्स D1 चार्ट पे और कुछ डिविजनल चार्ट जो इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट थे उस पे आधारित था। बड़ा आसान सा ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बड़ा आसान सा एक तरीका बता दिया है कि भाई दशा का अगर आपने इंटरप्रिटेशन करना है तो जैसे मैंने आपको बताया दशा कालस्य कारणम, तो उन्होंने उसका एक एक सूत्र दे दिया कि दो ही तरीके से एक ग्रह ने प्रभाव देने हैं, एक तो अपने स्वभाव के प्रभाव देने और एक जिन स्थितियों में वो बैठा है कुंडली के अंदर, जिन भावों का वो स्वामी है, जिन भावों पे वो एस्पेक्ट दे रहा है, जिन ग्रहों के कंजंक्शन में, तो नियम उन्होंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में दिया है, साधारणम विशिष्टम च दशानाम विविधम फलम, विविधम फलम, दो ही तरीके से फल करेगा। ग्रहाणाम च स्वभावेन, मतलब ग्रह अपने स्वभाव से, स्थान स्थिति वसेन च, जो स्थान स्थिति जो उसके वश में है उसके द्वारा वो प्रभाव देगा। आसान, बहुत आसान बना है, लेकिन यह आसानी हमारी D1 से रिलेटेड। लेकिन क्या D1 को पहले या राशि चार्ट को नहीं देखना है? राशि चार्ट को आपने देखना है, लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल्स पे जा रहे हैं, कहने का मतलब है एक न्यूरोलॉजिस्ट भी किसी व्यक्ति को देख रहा होता है तो उससे कहता है भाई एमआरआई कराओ, एमआरआई में अगर क्लॉट्स आ जाता है तो कहता है न्यूरो सर्जन के पास जाओ। मतलब कि हर चीज जो है ना, जैसे अगर आप सूक्ष्मता के लेवल पे जाना चाहते हैं, सूक्ष्मता के लेवल पे जाने के लिए फिर ये हमारे डिविजनल चार्ट्स को आपको देखना पड़ता है। अभी जो हमारा जो डिविजनल चार्ट का एक्सक्लूसिव कोर्स बना था वो आपको डिविजनल चार्ट से वाकिफ कराने के लिए, उससे एक एम्पैथी फैक्टर आपको क्रिएट करने के लिए कि डिविजनल चार्ट से क्या निकलता है कुंडली के अंदर और उनसे आप किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन ये कोर्स किस मामले में एक एम्बेडेड कोर्स है, क्योंकि इसमें डिविजनल चार्ट को हमने देखना है थ्रू द लेंस ऑफ दशा। मतलब एक्सक्लूसिविटी ये कोर्स आपको ना तो भारतीय विद्यमान में मिलेगा, ना इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में मिलेगा, ना ये कोर्स किसी भी संस्थान या किसी भी ज्योतिषाचार्य के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लोग जो हैं, लोग चैप्टर वाइज कोर्सेज चलाते हैं। क्या ये काफी है? आप जब समय कुंडली देख रहे होते हैं तो आपको तो एक समग्र अध्ययन करना होता है, आपको तो कॉम्पोजिट टेक्निक्स लगा के उस व्यक्ति को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आप कितने विद्वान हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, पंचांग को आप कितना जानते हैं, मुहूर्त को आप कितना जानते हैं, इससे उसका क्या मतलब बनता है। वो तो ये चाहता है कि अगर एक दशा उसको चल रही है, उस दशा में उसके परिवार के हर अहम व्यक्ति के बारे में अगर आप कुछ इनपुट दे सकें
उसके पिता और माता की तबियत के बारे में, उनके रिटायरमेंट के प्लान के बारे में, उनके फाइनेंशियल प्रभावों के बारे में आफ्टर द रिटायरमेंट, या उसकी संतान जो कि D7 से आती है, सप्तांशा से आती है, उनकी संतान की एजुकेशन या उसके विवाह के बारे में आप उसी दशा से बोल सकते हैं। उसी दशा से आप उसके D10 को देख के उसके जॉब के बारे में आप बता सकें कि जॉब में किस तरह के उतार अथवा चढ़ाव आने वाले हैं, किस तरह के प्रभाव उसको मिलने वाले हैं। अगर आप उसके सिबलिंग्स के बारे में बताने के लिए देशकांत चार्ट से आप कुछ बता सकें, अगर उसकी वेल्थ की पोजीशन उसी दशा के अंदर आप देख सकें पूरा चार्ट के द्वारा, जो कि D2 है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये यूनिकनेस जो है एस्ट्रो पाठशाला ने, मतलब आप ये समझिए कि दिस ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड डाउन टू मी। ये बहुत महत्वपूर्ण कोर्स होने वाला है और एक्चुअल में टीचर के लिए ये आसान नहीं होने वाला, लेकिन टीचर जो पढ़ाएगा वो स्टूडेंट के लिए आसान होने वाला, क्योंकि जिंदगी के लिए अंदर एज ए प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स उनको एक राह मिल जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा इन दशाओं का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से उन्होंने करना है। अच्छा देखिए, अब डिविजनल चार्ट की महत्व क्यों आ गया, क्योंकि ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में किसी भी फल के बारे में उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि एक बात तो मैंने आपको बता दी, साधारण विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम ग्रहाणाम च स्वभावेन स्थान स्थितम वशेन च। एक तो ये बात थी। फिर उन्होंने कहा प्रभाव कैसा मिलेगा, तो उन्होंने कहा ग्रह वीर्यानुसार सारेण फलम गेयम दशासु च। जो ग्रह है अपने वीर्य या बाहुबल के अनुसार ही आपको फल देगा, चाहे वो फल निकृष्ट है या फल बहुत उत्तम है। वो अब ये बात आई कि ग्रह का बाहुबल हम कैसे समझे, उसमें भी ऋषि पाराशर ने और स्मॉलर माइंड्स कुछ मेथड्स बनाए, जैसे कि षटबल है, इवन अष्टकवर के द्वारा आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली जिस चीज ने वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी को किसी भी दूसरे ज्योतिष से ऊपर के प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है, वो डिविजनल चार्ट है। डिविजनल चार्ट्स ही ग्रह के बाहुबल को बताते, ग्रह की स्ट्रेंथ को बताते, और हमें मालूम है कि जो ग्रह आपका मजबूत है वो ग्रह आपको इवेंट क्रिएट करेगा। क्योंकि आप ना, जहां उन्होंने कह दिया कि साधारण विशिष्टम, तो आप साधारण चीजों के बारे में नहीं जानना चाहते। कल आपको दाल चावल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल आप जो है ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कल आप जो है रात को आप रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये साधारण घटनाएं हैं। विशिष्ट घटनाओं के लिए हम कुंडली का अवलोकन करते हैं या व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है। विशिष्ट घटनाएं हैं कि शादी होना बच्चे का, या बच्चे का जन्म होना, या किसी समय किसी को नौकरी मिलना, या किसी को नौकरी में कोई परेशानी हो तो परेशानी का खत्म होना, या अगर उसका कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट केस में प्रभावशाली रूप से वो विजयी हो जाए। ये है घटनाएं हैं। तो कहने का मतलब है, ऋषि ने तो हमें यहां तक कह दिया कि घटना अगर साधारण भी हो तो भी आपको दशाओं के द्वारा उस घटना का पूरी विवेचना आप कर सकते हैं। अभी उन्होंने कहा कि साधारणम विशिष्टम च दशानाम द्विविधम फलम, दो ही तरीके से वो फल देने वाली है। ग्रहाणाम च स्वभावेन, ग्रह अपने स्वभाव से, स्थान स्थिति वशेन च, मतलब वो जिन स्थितियों को जो ग्रह के वश में है, उसमें उसकी क्या हो सकता है, जहां वो बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, किस प्लैनेट को वो एस्पेक्ट दे रहा है, ये सब उसके वश में है, क्योंकि इन सबको टिल्टिंग इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। ओनरशिप का भी कर रहा है, प्लेसमेंट का भी कर रहा है, कंजंक्शन युति का भी कर रहा है। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि साधारण घटना भी आपकी निकल आएंगी दशाओं से, लेकिन हम ज्योतिषी के पास साधारण घटनाओं के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं विशेष घटनाओं के लिए। और वो विशेष घटनाएं, हम इतने सेल्फिश नहीं होते कि सिर्फ अपने बारे में जाने, अपने से जुड़े हुए अहम लोगों के बारे में भी हम जागरूक और उत्सुक रहते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन,
हमारी संतान, हमारा जॉब, हमारे होरा के द्वारा हमारी वेल्थ। विमशांसा एक आयु के बाद, अब जैसे मैं 62 इयर्स में क्रॉस कर चुका हूं, तो अब मेरा बड़ा स्पिरिचुअल एक मैं 1978 से 18 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ और 62 इयर्स हो गए। अब मेरा रुझान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ को काफी हो गया है। तो मुझे क्या देखना है विमशांसा, कौन सी मेरी दशाएं चल रही हैं, कौन से मेरे अंतरे चल रहे हैं, कौन से प्रत्यंतर चल रहे हैं, क्या उसमें मैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी के ना हर मुकाम पे आदमी की प्रायोरिटीज बदलती जाती। जब आदमी 25 का होता है तो वो उसे स्पाउस किस तरह की मिलेगी, स्पाउस का संबंध कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, उनकी एजुकेशन कैसी होगी, कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। फिर वो 30s में आता है, लेट 30s में आता है तो संतान कैसी होगी। फिर वो 35 एंड 40s में वो देखता है कि संतान की एजुकेशन इफेक्ट तो नहीं होगी एडवर्सली, या वो अच्छी चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का हमेशा जो जो गोल पोस्ट होता है वो चेंज होता है आयु के साथ। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उन्होंने जैसे कहा कि ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु च। अब ग्रह अपने वीर्य के अनुसार, यानी अपने बाहुबल के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन दी पावर ऑफ स्ट्रेंथ इन दी हॉरोस्कोप, क्योंकि हमें निकालने के 3 मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड हमारा बड़ा स्ट्रांगली डिविजनल चार्ट से है, और डिविजनल चार्ट से ज्यादा पर्टिनेंट है, वो ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि डिविजनल चार्ट में जिन भावों, जिन डिविजनल चार्ट्स के अंदर उसकी स्ट्रेंथ है, उन डिविजनल चार्ट्स में वो ज्यादा अच्छे फल देने वाला है उसी दशा के अंदर। वो चाहे माता पिता से संबंधित हो D12, आपका D2 हो रहा हो, आपके वेल्थ का चार्ट हो, या फिर आपके दृष्टिकांड का है, यानी आपके सिबलिंग्स का है, या आपके किसी इनिशिएटिव का है जो कि D3 से देखा जाता है, या आपके कर्म के फल को देखने के लिए हम D3 दृष्टिकांड को देखते हैं, या आपके जॉब की स्थितियां हैं, D10 को देखना है। फलम गेयम दशासु, मतलब वो जो फल देगा वो अपनी अपनी बाहुबल के अनुसार देगा। तो उस बाहुबल को समझने का डिविजनल चार्ट न केवल, अब ये हमारे को एक, जिसे कहना चाहिए एम्बेडेड हो, यानी हम जो है एक पन दो काज हो गया, न केवल हम उसकी स्ट्रेंथ को डिविजनल चार्ट के अंदर देखने जा रहे हैं, साथ में उस डिविजनल चार्ट में उसका इफेक्ट भी देखने जा रहे हैं। आप लोग चूंकि आज आए हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ तो, मेरा कोई भी ऐसा डेमो क्लास नहीं होता कि स्टूडेंट्स खाली हाथ चले जाएं। तो मैं आपको कुछ बातें तो आपको बताऊंगा। किसी भी तरह से ये राशि चार्ट को बी लिटिल नहीं कर रहा है। राशि चार्ट इज मदर ऑफ ऑल चार्ट्स। तो कहने का मतलब है, अपने राशि चार्ट में आपको मालूम है आप दशाओं को किस तरीके से लगाते हैं। किसी भी दशा को देखने के लिए आपको केंद्र भावों को देखना होता है। ये कुछ एक जनरल रूल्स हैं, उन जनरल रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको, जब तक कि ये आपकी ना प्रिलिमिनरी स्टेज में अगर आप राशि चार्ट में दशा को इंटरप्रेट करना नहीं जानेंगे, तब तक आप वो कंट्रास्ट भी नहीं समझ पाएंगे जो डिविजनल चार्ट के अंदर दशा को देखने का तरीका है, या कंपैटिबिलिटी है दशा को देखने का डिविजनल चार्ट के अंदर। जो हमारा कोर्स है ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है कि आपके लिए ये चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा, कि आप राशि चार्ट में भी उस दशा को इंटरप्रेट कर पाएंगे, और विभिन्न डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी उस दशा का इंटरप्रिटेशन प्रॉपरली कर पाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी डिविजनल चार्ट। अब आप देखते हैं, सबसे पहले आपने डिविजनल चार्ट किसी भी राशि चार्ट को देखा तो आपने केंद्र भावों को देखा। अगर केंद्र भावों के अंदर जो भी ग्रह बैठते हैं वो केंद्र बली माने जाते हैं, यानी उनको केंद्र का बल उनको प्राप्त होता है। अगर किसी कुंडली की स्ट्रेंथ आपने देखनी है तो आपने देखना है कि बेनिफिक प्लैनेट्स अगर केंद्र भाव के अंदर बैठे हैं तो इसका मतलब ये कुंडली काफी मजबूत है। इसके बाद फिर आप जो है स्टडी करने में, जब आप ग्रह के बाहुबल को देख रहे हैं तो आपको देखना होता है कि किस तरह के ग्रह जो है त्रिकोण भाव में बैठे हैं। त्रिकोण भाव जो है कुंडली के प्लिंथ एरिया को बनाते हैं, यानी स्ट्रक्चर को बताते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। केंद्र में त्रिकोण भाव में बैठे हुए जो इवन मेलेफिक प्लैनेट्स भी व्यक्ति को अपने कारकत्वों में पारंगत बना देते हैं। यानी केतु होगा
तो प्रिसीजन वाले मटेरियल में अच्छा बना देगा, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, वॉच मेकिंग से रिलेटेड हो, या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो। राहु होगा तो वो इस तरह के क्षेत्रों में, जैसे मेडिसिन है, या आपके पेंट इंडस्ट्री है, केमिकल्स है, या पेट्रोलियम है, इस तरह की चीजों में, या कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिफरेंट केमिस्ट्री की जो डिफरेंट जो गैसेस हैं जो कि यूजफुल भी होती हैं, आपके जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने में, उसमें वो महारत देता है। सूर्य जैसा प्लेनेट अगर आपके त्रिकोण भाव में बैठा है, आपको संगीत में पारंगत बना देता है, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर और हिस्ट्री के अंदर। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद आप देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दी त्रिकोण भाव। उसके बाद एक आपको मालूम ही है, आप लोग बेसिक स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं जो भी ग्रह जो है, जो ग्रह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिग्बली होके कुंडली के अंदर बैठा है केंद्रों में, जैसे आपको मालूम है दिग्बली का मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ। जैसे बुध है, बृहस्पति है, लगन पे दिग्बली हो जाते हैं। शुक्र, चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। सूर्य और मंगल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेते हैं 10th हाउस में। ये सब आपको मालूम है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लैनेट जो है काफी स्ट्रांग हो गए। इसके अलावा एक मुद्दा जो आपको मालूम है वो है कि जितने भी योगाकारी ग्रह हैं, वो योगाकारी ग्रह अपनी दशाओं के अंतर्गत व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देते हैं। अभी सुनील जी ने आपको बताते समय बताया कि जैसे कि वो कर्क लगन के हैं, उनकी मंगल की दशा चल रही है जो कि योगाकारी होता है। तो कर्क लगन और सिंह लगन के अंदर मंगल योगाकारी है, तो उनका दशा का प्रभाव हमेशा अच्छा होगा, लेकिन नॉट नेसेसरली विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द डिविजनल चार्ट्स। बस पॉइंट यही है, और यही हमारा मुद्दा है इस कोर्स को चलाने का। तो उसका क्या मतलब हुआ कि आपने उसमें देखना है कि जैसे जो शुक्र के लग्न हैं उसमें शनि योगाकारी हैं, जहां शनि के लग्न हैं उसमें शुक्र योगाकारी हैं। इसके अलावा बृहस्पति के लग्न में मंगल योगाकारी। तो आपको इन चीजों को आपको स्टडी करना होता है कि कौन सा प्लेनेट योगाकारी है। जो योगाकारी प्लेनेट है, या जैसे वृषभ लगन के अंदर में शनि राजयोगाकारी हो जाते हैं, क्योंकि इन योगाकारी प्लैनेट्स की एक राशि त्रिकोण में पड़ती है, दूसरी राशि केंद्र में पड़ती है। और खास तौर पे वृषभ लगन के अंदर तो जो शनि की एक राशि त्रिकोण में नवम भाव में पड़ती है, और दूसरी राशि कुंभ उनकी दसम भाव में पड़ती है, जो कि राज स्थान है, राज्य स्थान है। तो वो राज योगाकारी हो गए। इसी प्रकार कर्क लगन के अंदर जो मंगल की एक राशि है वो राज्य स्थान में पड़ती है दसम भाव में, और एक राशि पड़ती है पंचम भाव में। तो उसका मतलब मंगल राजयोगाकारी हो गए कर्क लगन के लिए। तो उसका मतलब राजयोगाकारी जो प्लेनेट होगा वो हायर पेडिस्टल्ड होगा, यानी कि उससे वो ऊपर की स्टेज का हो गया, और वो जाके व्यक्ति को बहुत अच्छे प्रभाव क्रिएट करने वाला है राजस्थान को लेकर, उसके जॉब को लेकर, उसकी मान सम्मान को लेकर, उसमें वृद्धि करता हुआ, यश कीर्ति मान में वृद्धि करता हुआ, उसके प्रोफेशन में उसको चार चांद लगाता हूं। तो बहरहाल कहने का मतलब है, फिर इसके अलावा जैसे मानसागरी में एक नियम है कि हम जो है त्रिशडाई के भाव देखते हैं। तो त्रिशडाई के जो भाव हैं वो है 3, 6, 11। आपको मालूम है कि जो पाराशरी नियम है वो है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, यानी त्रिकोणों के स्वामी हमेशा शुभ फल को देने वाले होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा पतिय है त्रिशडाया नाम। ये बड़ी सिंपली वाली बड़ी खूबसूरत एक संस्कृत लैंग्वेज है जिसके अंदर उपमा है। पति का मतलब क्या है? स्वामी। स्वामी का मतलब यह है कि ग्रह जिस भाव का आधिपति है, मतलब आप आश्चर्य होता है कि उस समय ऋषियों ने, महाभारत काल में ऋषियों ने जिस संस्कृत का इस्तेमाल किया है, और हमारे महर्षि जो पाराशर ऋषि हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बृहद पाराशर होरा शास्त्र में सिम्बलीज या उपमाओं का संस्कृत के श्लोकों में वर्णन किया है, वो कानों में मतलब सुनने में भी ऐसा है सितार से बजती। सर्वे त्रिकोण नेतारो, नेतारो बोल दिया, आधिपति बोलना वो चाह रहे हैं ओनर, ओनर ऑफ द हाउसेस, लेकिन नेतारो बोल दिया।
नेता कौन है, लीडर कौन है, यानी जो ओनर है वही लीडर है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा। ग्रहों ने हमेशा शुभ फल देना है जो त्रिकोणों के नेता है या त्रिकोणों के स्वामी है। पत्तीय है त्रिषडायानाम, त्रि षड आय, त्रिषडायानाम, थर्ड हाउस Shat, sixth house, I bhav, 11th house. The lords of the third, sixth, and 11th house will always give inauspicious results. एक तो ये है, लेकिन उसमें उसी में नियम में अब थोड़ा सा मानसागरी ने एक दशा के इंटरप्रिटेशन में एक डिफरेंट नियम दिया है। जब हम क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हर ऋषि के द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेलेफिक प्लैनेट्स अगर 3, 6 एंड 11th हाउस में हो, उनके बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं। यानी त्रिषडाय भाव में 3rd, 6th एंड 11th हाउस में अगर पापी ग्रह बैठ जाए तो उनका बहुत अच्छा परिणाम होता है। तो नियम उन्होंने क्या दिया, त्रिखटे एकादशे, त्रिखटे, 3 3rd हाउस, खट 6th हाउस, एकादशे 11th हाउस, त्रिकटे एकादशे भौमा यानी कि मंगल, त्रिकटे एकादशे सौरभ यानी शनि, और त्रिकटे एकादशे राहुवे सर्वान अरिष्टान निहंत्याशु, सभी अरिष्टों को निहंत्याशु मीन्स एनिहिलेट करता है। इट इज गोइंग टू किल, इट इज गोइंग टू एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द अर्थ। तीसरे, छठे, 11वें में अगर मंगल बैठे हों जो कि पापी ग्रह हैं, शनि बैठे हों जो कि पापी ग्रह हैं, या अथवा राहु बैठे हों जो कि पापी ग्रह हैं, तीसरे, छठे, 11वें में अगर ये पापी ग्रह बैठे हैं तो सभी अरिष्टों को, कुंडली के सभी अरिष्टों को समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब है कि दशा के इंटरप्रिटेशन के लिए सभी क्लासिकल टेक्स्ट से हम लेते हैं चीजों को और समझते हैं। योगा कारक प्लैनेट्स को भी हम दशाओं में देखा करते हैं। अब आई बात वर्ग कुंडली, यानी वर्ग कुंडलियां बेसिकली जो हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि वर्ग कुंडलियां ये सिस्टम कहीं नहीं अवेलेबल है वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अलावा। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे ऋषि कोई भी जेनेरिक बात नहीं करते थे। एक जेनेरिक बात का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहूं एक व्यक्ति बस में बैठा है, ये जेनेरिक बात है, इससे कई बातें निकलती है। वो एक ड्राइवर भी हो सकता है, वो कंडक्टर भी हो सकता है। बस के अंदर 54, 57 सीट्स हैं, वो 60 सीट्स हैं, तो यू कुड बी एनीवेयर। 60 सीटों में कहीं भी बैठा हो सकता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बातों के लिए डिविजनल चार्ट क्यों बना दिए गए? क्योंकि हमारे ऋषि इस बात से नहीं थे संतुष्ट, इसलिए उन्होंने डिविजनल चार्ट्स बनाए। उन्होंने 16 वर्ग कुंडलियां बनाई। क्या वो पैसेंजर नंबर अगर हम बोलते हैं पैसेंजर नंबर 57 है, दिस इज मोर स्पेसिफिक, क्योंकि वो कहां बैठा है, इसका मतलब पीछे की बेंच में वो बैठा है बस के। और अगर पीछे की बेंच में बैठा है, जब बस उछलेगी तो वो ज्यादा उछलेगी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट में। अगर हम कहें कि वो 14th या 14th नंबर पे है, तो उसका वो मिडिल में है, ऑलमोस्ट जो है आगे की सेकंड थर्ड रोल में। इसका मैं सिर्फ एक एनालॉजी आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसे कहते हैं स्पेसिफिक। और हमारे ऋषि, उनको सैल्यूट करने का बनता है। उन्होंने उस महाभारत काल में लिखी हुई ज्योतिष में इतनी गहनता के साथ लिख दिया, इतना स्पेसिफिक लिख दिया कि ये प्लैनेट माता पिता के लिए अच्छा नहीं है, D12 में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जॉब के लिए अच्छा है। जब तुमको जॉब में प्रमोशन मिलेगा, उस समय पे पिता का हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है। क्या ये छोटी बात है? क्या हमारा सब्जेक्ट जो है कितना गहनता का बन गया। मतलब कहने का मतलब है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, आपके पास कितना कुछ बोलने का है, और आप एक व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकते हैं। और आपको क्या लगता है, जब आप आम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जेनेरिक बात वो करते हैं, वो कहते हैं आपका शनि यहां बैठा है, अब शनि का गोचर हो रहा है, शनि की 7.5 आ रही है,
और सब नाश ही नाश होने वाला है, खराब ही खराब होने वाला है, सब बेकार होगा। शनि की पूजा करा लो, शनि का नीलम पहन लो, शनि के मंदिर में जाके तेल चढ़ा लो, इसके बिना तुम्हारा कोई गुजारा नहीं है। कितनी जेनेरिक एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आज के ज्योतिषी। इसीलिए मतलब वी हैव लिफ्टेड दिस कटगिल, हमने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ज्योतिष के इस शास्त्र को उस ऊंचाइयों पे, जिस ऊंचाइयों पे लिखा गया था, उस पे स्थापित करते हुए हम एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स को उतना ही लर्नेड बनाने जा रहे हैं। जो इंटेंशन था हमारे ऋषियों का, हमारे महर्षियों का उन सब्जेक्ट को लिखने में। और किसी भी आप चाहे होरा रत्नम पढ़ लीजिए, चाहे फल दीपिका पढ़ लीजिए मंत्रेश्वर की, आप देखेंगे उसी आयामों पर छूती भी है। और हम किस लेवल पे छू रहे हैं? हम तो बड़े जनरल बातें करते हैं। हम तो इस बात से डरते हैं कि शनि की साढ़ेसाती आ गई। क्या ये नहीं हो सकता कि शनि की साढ़ेसाती किसी व्यक्ति को आई है तो उसके जीवन में कुछ अच्छाइयां हो जाए, कुछ क्षेत्रों में अच्छाइयां हो जाए? उस शनि की साढ़ेसाती में अगर उससे कुछ धन की प्रॉब्लम आ रही है या कोर्ट केस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें उसकी बेटी का अच्छा विवाह हो जाए या उसके बेटे को अच्छा जॉब लग जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा कोर्स जो भी मैं कोर्स रन करता हूं, इट इज स्टडीड विद एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ होता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सभी लोगों को मैं डिविजनल चार्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ दशास, इस कोर्स टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बाय डिविजनल चार्ट्स में मैं आपको एक टीचर के ग्रेड पे लाके खड़ा करूंगा। और मेरा ये आपसे वादा है, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी बैक बेंचर। इस टीचर्स का क्या होता है, टीचर्स को कई बार कभी कभी होता है, एक टाइम पे मैं भी बायोलॉजिकल बॉटनी की क्लास में बैक बेंचर हो गया था। तो टीचर्स का मैं देखता था एटीट्यूड जो होता था, फ्रंट बेंचर जो होते थे उनको एनकरेज करना, तो शाबाशी देना, और उन्होंने उनसे पूछना कि समझ में आ गया? उन्होंने कहा हाँ समझ में आ गया। वो कभी बैक बेंचर से नहीं पूछते कि तुमको समझ में आएगी। लेकिन ये मेरी फितरत नहीं है। मेरे लिए क्लास का हर स्टूडेंट महत्वपूर्ण है। कई बार स्टूडेंट जो है थोड़ा शर्मा जाते हैं क्लास में बोलने में, मेरे पर्सनल मैसेज पे वो डालते हैं, मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको उसी सब्जेक्ट को समझाता हूँ। ये मेरी फितरत है, ये मेरे उसूल है। और मैं इस ये जो मेरा एक उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को इतना ग्रेडेड बनाया जाए कि वो शिक्षक के समकक्ष आ जाएं, इसमें मुझे सबसे बड़ा सहयोग एस्ट्रो पाठशाला के संस्थापक सुनील जी की तरफ से मिला है। जितना मैं सोचता था उससे ज्यादा वो सोचते हैं, उससे ज्यादा वो एनकरेज करते हैं। तो आप समझे कि कितना बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ है। शुरू में हमें होता था कि क्लास जो है 2 घंटे की होती है, थोड़ा रिड्यूस करें। लेकिन मैंने देखा कि क्लास को अगर आप इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो 2 घंटे यूं निकल जाते हैं। और फिर 2 घंटे को कर्टेल करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बिकॉज यू वांट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। इज इट वर्थ what is मतलब is it worth that you curtail time and you curtail the subject? It's not worth it कि आप सब्जेक्ट को भी काट दें टाइम को काटने के चक्कर में। क्यों काटें सब्जेक्ट को? जब आपको मास्टर बनाना है उस सब्जेक्ट का, आपको तो पूरा आना चाहिए। आप तो छाती तान के खड़े रहेंगे किसी के सामने, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए व्यक्ति के सामने, चाहे वो भारतीय विद्याभवन से पढ़ा हो या वो इंडियन काउंसिल एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से तो पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, उसके सामने आप छाती तान के खड़े होंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, पूछो, शास्त्रार्थ कर लो। अब जैसे जो बात आ गई वर्क कुंडलियों की, तो क्या होता है कि वर्क कुंडलियां हमें जो है बड़ा एक आसान सा सिस्टम बना दिया गया है। जैसे इसमें क्या है कि हर उन्होंने तो षोडश वर्ग बनाए हैं ऋषि पाराशर ने, लेकिन जिन पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दी गई है वो है हमारे षड वर्ग। षड वर्ग का मतलब होता है 6 फोल्ड डिवीजन। जैसे उसके अंदर एक राशि चार्ट आता है, दूसरा एक पूरा चार्ट आता है, फिर एक देशकाण आता है D3, उसके बाद नवमांशा का चार्ट आता है D9,
फिर द्वादशांश का चार्ट आता है D12 और फिर त्रिमशांश का चार्ट आता है D13। ये षड्वर्ग इनको बोलते हैं। षड्वर्ग के बाद में एक इन सबके जो है एक महत्व अलग अलग है। उसके बाद है सप्तवर्ग। ये आप इस कोर्स के अंदर आप इन चीजों को लर्न करेंगे कि सप्तवर्ग की क्या स्थिति है और सप्तवर्ग से क्या चीजें आप ज्यादा देखेंगे। सप्तवर्ग में उन्होंने क्या उसमें एडिशन किया है, सप्तांशा, यानी कहने का मतलब है जैसे षड्वर्ग में था राशि का चार्ट था, होरा का चार्ट था D2 जहां से वेल्थ देखते हैं, रेशकांड का चार्ट था D3 जहां से सिबलिंग्स के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में, कर्म फल के बारे में देखते हैं, ब्रह्मंश का चार्ट था D9 जहां से आप स्पाउस के बारे में देखते हैं और ग्रहों की बलाबल को पकड़ते हैं। उसके बाद द्वादशांशा था D12 जहां से हम माता पिता के बारे में देखते हैं, त्रिमशांशा था D30 जहां से आप अरिष्टों के बारे में देखते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल डिविजनल चार्ट इसमें सप्तवर्ग में जोड़ा गया का नाम है सप्तांशा D7। उसके बाद आया उन्होंने 10 वर्गा बनाए। तो 10 वर्गा में उन्होंने क्या क्या जोड़ा, उन्होंने सूट सामता जोड़ दिया, इसके अंदर षष्टियांशा जोड़ दिया और दशमांशा जोड़ दिया। तो यानी कि क्या बन गया अब 10 वर्ग में, राशि का चार्ट बन गया, पूरा का चार्ट बन गया D2, रेशकांड का चार्ट बन गया D3, ब्रह्मंश का चार्ट बन गया D9, द्वादशांश का चार्ट बन गया D12, त्रिमशांशा का चार्ट बन गया D30, इसके अलावा सप्तांशा का चार्ट बन गया D7, दशमांशा का चार्ट बन गया D10, इसके अलावा षोडशांशा जहां से आप मूवेबल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं, D16, इसके अलावा जुड़ा षष्टियांशा, दशमांशा, षोडशांशा और षष्टियांशा, षष्टियांशा D16 जहां से सारे, जहां से आप ग्रहों का बलाबल भी देखते हैं तो पास्ट लाइफ के कर्मास भी देखते हैं, जो हमें प्रारब्ध की कर्म हम इस लाइफ के अंदर हमने जीने, वो आपने इसमें देखे। तो यानी कहने का मतलब है कि इस सब्जेक्ट को इतना उन्होंने समग्र बना दिया, इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया। अब इसके अलावा आपको ये मालूम है कि अगर कोई ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर अथवा अपनी उच्च राशि के अंदर दो डिविजनल चार्ट्स के अंदर अगर वो रिपीट करता है अपने ही साइन में, उन साइन में अथवा उच्च की राशि में, अगर दो डिविजनल चार्ट्स में अगर वो रिपीट करेगा तो उसे बोलते हैं पारिजात। लिख लीजिए, बहुत अच्छे फल इसमें मिलते हैं। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं ना, ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशासु च, इसको समझने का एक तरीका ये भी है। लेकिन इसमें डिविजनल चार्ट के अंदर सिर्फ यही एक मेथड नहीं है। आप जब ये अनफोल्ड होगा ना कोर्स, तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कितने तरीके से आप इसको देख सकते हैं और कितनी सूक्ष्मता के साथ आपको इसका अध्ययन करने से आप कितना सटीक आंसर लोगों को दे सकते हैं, कितना स्पेसिफिक्स आप बता सकते हैं, कितनी आप डेट्स निकाल सकते हैं, कितना आप सूक्ष्म अंतर के लेवल पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर आपने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कल्पना करने की टेक्निक सीख ली तो आप प्राण अंतर को लगा के भी आप बता सकते हैं कि आज के दिन आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अगर हम केपी सिस्टम में कोई टक्कर देते हैं और हमारा कोई सब्जेक्ट अगर इस तरह का टक्कर दे रहा है तो वो है डिविजनल चार्ट्स। और जो हमने कोर्स, ये सुनील जी के ने जो कोर्स सोचा है थ्रू द लेंस ऑफ दशा, अरे लोगों ने कितना डिविजनल चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश की है, कभी दशा को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, कभी इतना सक्षम हो पाए हैं? बड़े बड़े महारथी इसके अंदर जो है घुटने टेक देते हैं। इस कोर्स में जब हम एग्जाम्पल्स लेके आएंगे आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कुंडली से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट मुझसे हो सकता है इस समय थोड़ा नाराज हूं कि गुरुजी हमने आपसे 6 कोर्सेज कर लिए, 7 कोर्सेज कर लिए, आपने हमें, अतः समुद्र है, अभी आप उतना तैयार नहीं हुए। मेरे गुरुजी श्रद्धे श्री खेमराज गौड़ साहब, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया, उनके साथ पढ़ने के दिन मेरे जीवन के सबसे सुंदर सुनहरे दिन थे। उन्होंने एक मेरे घर में जब वो पढ़ाते थे, यहाँ क्लासेस चलती थी, उस समय एक क्लाइंट आता था, 2-3 साल वो आया, तो पहले उन्होंने
बृहस्पति ग्रह के वैदिक मंत्र उनको सजेस्ट किए। 3 वर्ष उन्होंने वैदिक मंत्र कराए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। मेरे साथ सामने ही बैठे हुए थे, गुरुजी ने कहा अब समय आ गया, शुक्र के वैदिक मंत्र करवा लो और बिटिया प्रेग्नेंट हो जाएगी। उन्होंने कराया और एक्चुअली उन सज्जन की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई और उसने बहुत सुंदर बेबी गर्ल को जन्म दिया। वो आई यहाँ गुरुजी के पांव छूने, बच्चे को भी साथ लेके। तो वो कहने लगे गुरुजी हम आपके बहुत आभारी हैं सब, लेकिन बात नहीं समझ में आई कि जब आपको ये मालूम था कि शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्र करवाने से हमें बिटिया हो सकती थी, तो आपने इतने 3 साल हमें गुरु के वैदिक मंत्र क्यों कराए? उन्होंने कहा बेटा, उस बंजर जमीन पे कुछ बोने के लिए मुझे उस बंजर जमीन को पहले समतल करना था, उसकी मिट्टी को उर्वरक करना था। अब ये जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे इस समय मोमेंटरली सोच रहे हूं कि गुरुजी हमने आपसे 6 कोर्सेस कर लिए, हमें उस लेवल पे आपने क्यों नहीं खड़ा कर दिया? क्योंकि मैं आप लोगों के माइंड को उस लेवल पे ला रहा था कि आप इस तरह के एक क्लिष्ट सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर सके, उसे आप समझ सके, उससे आप कुछ फल निकाल सके। एक छोटे से बच्चे को हम एबीसीडी से शुरू करते हैं, उसके बाद ए फॉर एप्पल वगैरह कराते हैं। कौन सा हम बच्चे के साथ में शुरुआत में हम बच्चे को हम एक्नॉलेजमेंट वर्ड समझा देते हैं, एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग समझा देते हैं। 3 साल 4 साल का बच्चा आजकल किंडरगार्टन में जाके बाबा बैकशिप वगैरह वो सब सीखता है। हर चीज का एक समय होता है। अब मेरे स्टूडेंट्स उस परिपक्वता में आ चुके हैं कि इस डिविजनल चार्ट्स को समझने में थ्रू द लेंस ऑफ दशास, यानी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स थ्रू द डिविजनल चार्ट, इसके लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ग्रह वीर्यानुसारेण फलम ज्ञेयम दशा सुचाय, तो इसको समझने का जो एक तरीका है वो है, ग्रह अगर डिविजनल चार्ट्स या दो डिविजनल चार्ट्स के अंदर अपनी उच्च की स्थिति या स्व स्थिति के अंदर होगा तो उसे कहा जाता है पारिजात, जो कि बहुत अच्छे फल देता है। इसके बाद अगर ग्रह का 3 बार अगर इस तरह से रिपीट होता है तो उस ग्रह को उत्तम बोला जाता है, जो कि बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसके बाद अगर वो रिपीट करता है 4 बार तो उसे हम कहते हैं गोपुर। 5 बार अगर वो रिपीट करता है तो उसे हम कहते हैं सिंहासन। सिंहासन, जैसे अमिताभ बच्चन जी का शुक्र वृषभ राशि का सिंहासन है, फिल्म वर्ल्ड के अंदर इतना आइकॉनिक लीडर बना है उनको। वो एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इसके अलावा अगर वो 6 बार रिपीट करता है तो उसे हम कहते हैं पर्वत। उसके बाद अगर वो 7 बार रिपीट करता है तो उसे बोलते हैं देवलोकम। रिपीट कैसे करना है? अपनी स्वराशि में या उच्च की राशि में, डिविजनल चार्ट्स में। राशि का चार्ट डिविजनल चार्ट में इंक्लूडेड होता है, यानी राशि का चार्ट D1 चार्ट एंड प्लस 5 अदर डिविजनल चार्ट, यानी कि 6 चार्ट्स में उसको रिपीट करना है, तो उसे देवलोकम बोलते हैं। अगर वो 8 बार रिपीट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मलोक। अगर वो 9 बार रिपीट करता है तो हम उसे बोलते हैं ऐरावत। और अगर वो 10 बार रिपीट करता है तो हम उसे बोलते हैं श्रीधाम। अगर सिंहासन अगर किसी की कुंडली के अंदर ग्रह है और स्पेशली वो चतुर्थ भाव का या दसम भाव का स्वामी है, तो ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर बनता है या मिनिस्टर का एडवाइजर बनता है। वर्गस से आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, वेल्थ के बारे में, मैरिज के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, दशा अंतरदशा की इंटरप्रिटेशन में, इन सब में मेलेफिक एस्पेक्ट्स प्लैनेट्स के किस तरीके से डिविजनल चार्ट के अंदर ओवरराइट होते हैं, वो सब बातें आपको पता चलती हैं। ये कहा जाता है अगर कोई प्लैनेट जो है एक्सॉल्टेड प्लैनेट है आपके डिविजनल चार्ट में और वो डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है थर्ड वर्ग के अंदर, यानी कि 6 फोल्ड डिविजनल चार्ट में, तो मैंने आपको 6 फोल्ड बताए। ये आपको रिकॉर्डिंग भी आपको ये दी जाएंगी। लोकेश मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके पास आई रिवर्ट यू। तो जैसे वो डिविजनल चार्ट में 6 वर्गास चार्ट में अगर वो षडवर्ग में अगर वो वीक हो जाएगा तो क्या होगा कि वो बहुत निकृष्ट फल देगा। सप्त वर्ग में अगर कोई प्लेनेट अगर इस तरीके से हो जाता है
व्यक्ति को काफी क्रुएलिटीज वगैरह देता है। तो उसका मतलब चीजें काफी, तो यानी कि अब आप समझ गए हैं कि ये कोर्स किस बारे में है। मैं यहाँ पे अब समाप्त करता हूं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इसमें आप लोगों से एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि एस्ट्रो पाठशाला का विधान है, जिसने भी प्रश्न पूछना है वो अपना हाथ खड़ा करेंगे। हाथ खड़ा करने के बाद में हम उनसे ये प्रश्न पूछेंगे। एक मैसेज बॉक्स में लोकेश का आया था, लोकेश से हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम मीना जी के पास जाएंगे। हाँ लोकेश जी, अपने आपको देखिए, एक और अब मैं आपको बता दूं, हमारा एक और एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मिस्टर लोकेश। हम उस व्यक्ति का प्रश्न नहीं लेते जो कि वीडियो के पीछे चुपते हैं। आपको अपना वीडियो ऑन करना होगा, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जो आप बता रहे थे अभी कि उच्च का हो या अपनी ही राशि में ग्रह हो, और वो डिवीजन चार्ट में 5, 6, 7, 8 डिवीजन चार्ट में उसी में बैठा हुआ हो, तो उसी ज्यादा राशि का। बढ़िया फल देता है। ये लग्न से भी कैलकुलेट होता है? हाँ जी बिल्कुल। मैंने आपको बोला कि इसमें जो इसमें ग्रह का जो है, पहले डिवीजन चार्ट में हम देखते हैं और उसके बाद फिर अदर डिविजनल चार्ट्स में देखते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह अगर ऐसी नहीं, मैं स्थिति के आपको अंतर्गत है कि वो डिविजनल चार्ट्स के अंदर ऐसी स्थिति में है, तो भी वो माना जाएगा। जैसे, क्योंकि आपको बात को ये समझना होगा कि जो डिविजनल चार्ट है, जैसे सडवर्ग मैंने आपको बताया, तो D1, D2, D3, D9, ये इसका मतलब जी। क्या हुआ कि D1 को भी एक डिविजनल चार्ट के रूप में लिया गया है। तो अगर वो बाकी डिविजनल चार्ट्स के अंदर भी अगर इस स्थिति में होगा कि अगर वो दो डिविजनल चार्ट में अगर वो रिपीट कर रहा होगा, 3 डिविजनल चार्ट में रिपीट कर रहा होगा, तो उसे परिजात बोलेंगे। अगर वो टू डिविजनल चार्ट में अगर वो रिपीट कर रहा होगा, उसको परिजात बोलेंगे। 3 में अगर डिविजनल चार्ट में रिपीट कर रहा होगा, उसको उत्तम बोलेंगे। और 4 में उसको गोकुल बोलेंगे। हाँ लीना जी बोलिए। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। हाँ बोलिए। जैसे लग्न होता है तो लग्न वर्गोत्तम हो जाता है, डिवीजन चार्ट में वही लग्न आता है। लोकेश जी, आप अपनी लाइट क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना कि आपका वीडियो तो ऑन लाइट करने का। लाइट लाइट बहुत कम है। लाइट बहुत कम है यहाँ। लाइट ठीक कम है, है। ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? एक्चुअली मैं जयपुर में अच्छा आउटसाइड जी। में हूँ। अच्छा जी, ठीक है। मतलब जैसे लग्न होता है, लग्न वर्गोत्तम हो जाता है डिविजनल चार्ट में जाकर के, वही हम्म। लग्न होता है तो। हाँ और वही लग्न अगर मान लो अपने 5 डिवीजन चार्ट में रिपीट हो रहा है, तो हाँ जी। वर्गोत्तम हो गया। तो उसमें भी यही सूत्र लगेगा? हाँ जी, मतलब लगन का वर्गोत्तम होना उन डिविजनल चार्ट्स को एक स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। लेकिन ये जो पारिजात उत्तम और गोपुर वाला नियम है, ये सिर्फ ग्रहों पर आधारित ओके। है। हाँ लीना जी थैंक बोलिए। यू। वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि ये 10 वर्गा है, तो हर कुंडली जो हमारी बनती है उसके अंदर वही 12 हाउसेस होते हैं, और जी प्लैनेट्स के हर उसमें कुंडली में, मतलब D9 में, D10 में अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशंस होते हैं। तो जब जी। हम दशाएं देखते हैं तो पर्टिकुलरली लग्न कुंडली को देख के हम दशाएं स्टार्ट करते हैं। अगर हमें दशमांशा देखना है तो उसमें प्लैनेट जिस हिसाब से बैठा है उसके हिसाब से वो दशा कैलकुलेट होती है। बिल्कुल। मतलब आप ये समझिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सपोजिंग जी आपकी किसी जातक की कुंडली में D1 चार्ट के अंदर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। यानी जी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मानसो चाहते मन का कारक है। तो मन का चंद्रमा की कारक है। स्थिति अच्छी होगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत खुश जी। रहेगा, और वो दुख की ओके। स्थितियों में भी अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करेगा। वो ये समझेगा कि भाई ओके। मुझे ज्यादा बड़ा दुख मिल सकता था, इसके मुकाबले कम दुख मिला, जी। तो वो बड़ी जल्दी अपने आप को कवर कर लेगा। लेकिन सपोजिंग ओके। वही चंद्रमा अगर जी। सप्तांशा कुंडली के अंदर में दुख भावों में अगर आ जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को जी। अपनी संतान को लेकर दुख का अनुभव दुख होगा। मिलेगा। अगर उसके D10 चार्ट के अंदर उसका चंद्रमा अगर दुख भाव में आ जाएगा, तो उसे अपने प्रोफेशन को जी। लेकर दुख का अनुभव होगा। इससे आपको एग्जाम्पल से चीज पकड़ में आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी ने कुछ पूछना हो? सर मुझे
हाँ, बोलिए बोलिए अखिल साहब। सर प्रणाम प्रणाम सर। बहुत आशीर्वाद। सर मैंने जैसे आपने भी एक लैंग्वेज एक टर्म यूज किया कि कोई भी प्लेनेट उच्च का या स्वग्रही हो और वो 2 डिविजनल चार्ट में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग पारिजात में लेंगे, ऐसा ही 3 टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया वट एवर। जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सपोज करिए कि कोई प्लेनेट D1 के चार्ट में स्वराशि का है जी और वो किसी डिविजनल चार्ट में वो जाकर के प्लेनेट उच्च का हो गया, तो क्या उसको पारिजात में काउंट करेंगे कि जो D1 के चार्ट में स्वग्रही है और वही जो है दूसरे डिविजनल चार्ट में वो स्वग्रही होकर के जाए? ऐसा है, देखिए, ये हमेशा जो नियम है ये उसी राशि पे लगता है। मतलब जैसे कहने का मतलब ओके, है हाँ कि जी जी क्लियर। अगर जैसे जब हम इनका सिंहासन गिनते हैं शुक्र का, तो जी अमिताभ बच्चन जी का, तो वृषभ राशि के अंदर शुक्र है और वो 5 कुंडली डिविजनल चार्ट, 5 डिविजनल चार्ट के अंदर वो वृषभ राशि के अंदर बैठा है। ठीक है सर, वो मतलब राशि के अनुसार ही चलेगा, चाहे वो स्वराशि हो चाहे वो उच्च का हो। भाई वृष राशि में चंद्रमा होगा तो जो नहीं है क्या कहते हैं वो सारे नहीं डिविजनल लेकिन चार्ट में वृष राशि में हो। नहीं लेकिन इसमें मैं आपको मॉडर्न राइटर्स का भी आपको एक व्यू आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें जाएंगे, डॉक्टर बीवी रमन और डॉक्टर के एन राव, इन दोनों का ये मानना है कि अगर ग्रह स्वराशिस्त है D1 के अंदर और वो ग्रह अगर उच्च का हो गया 6 डिविजनल चार्ट्स में या 8 डिविजनल चार्ट्स में, 9 डिविजनल चार्ट्स में, तो उसे वो इज्जत मिलनी चाहिए जो इज्जत इसमें मिल रही है। तो उनका ओके कहने का मतलब है कि जैसे कहने का मतलब है कि अमिताभ बच्चन के उसमें सिंहासन के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है पर्वत। तो उनका ये मानना है कि एक जगह जहां वो उच्च का हो गया एक डिविजनल चार्ट में, तो वो पर्वत के रूप में लिया जाएगा जो शुक्र है। ओके क्लियर सर क्लियर। असल में क्या हुआ है कि जो डिविजनल चार्ट्स है ना, उनके बारे में उतनी रिसर्च महाभारत काल में हुई नहीं थी, लेकिन जो मॉडर्न जी राइटर्स, जितने भी टॉप के मॉडर्न राइटर्स हैं, उन्होंने डिविजनल चार्ट पे बहुत गहराई के साथ में रिसर्च की है। उसमें मैं संजय रथ साहब को भी मैं जी इंक्लूड करूंगा, डॉक्टर बीवी रमन को भी, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन को भी, जिसके राइटर्स को भी, और हमारे इनको भी, जो के एन राव साहब और भारतीय विद्या भवन के बहुत से बहुत श्रेष्ठ शिक्षकों को भी। आपको अखिल साहब, इसका मतलब है आपको आंसर मिल गया अपना? सर मिल गया, तो जैसे आपने राशि का नाम लिया तो मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार। आप में से किसी ने कुछ और पूछना है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना है कि डिविजनल चार्ट में चलित चार्ट का क्या महत्व आता है? नमिता गर्ग, नमिता जी, असल जी में जी ज्योतिष जो है ना, अथाह समुद्र है। ज्योतिष में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ज्योतिष समझने के लिए बहुत से आयाम हैं। जैसे आयुर्दाह है, आयुर्दाह को निकालने, लॉन्जिविटी को निकालने का तरीका, जहां एक तरफ जैमिनी ज्योतिष का कैम मेथड है, वहीं आयुर्दाह को निकालने का अष्टक वर्ग का भी मेथड है, वहीं आयुर्दाह को जी निकालने का डिविजनल चार्ट का भी मेथड है, वहीं आयुर्दाह का मतलब लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ। इसी प्रकार से जी जैसे आपने कहा ना, चलित, चलित अपने आप में एक यूनिकनेस का सब्जेक्ट है, इट इज वेरी डिफरेंट देन ए डिविजनल चार्ट। ये डिविजनल चार्ट से डिफरेंट है। ये इसको एक नया आयाम दिया है श्री कृष्णमूर्ति साहब ने बाय प्लेसिडस सिस्टम बना के। प्लेसिडस सिस्टम में चलित चक्र बना के उसे एक नया आयाम दिया है। जो हम लोग जो बनाते हैं चलित, वो हम जो है उसका ध्रुवांक निकाल के, यानी पायलट उसका एक निकाल के जो मूवमेंट था, वो जो हम बनाते हैं वो श्रीपति हम चक्र बनाते हैं। हमारा और कृष्णा के एस कृष्णमूर्ति साहब का दोनों का मेथड डिफरेंट है, इसलिए उनके मेथड को स्पेशली प्लेसिडस सिस्टम कहा जाता है। तो ये अपने आप में ना एक डिफरेंट तरीका है। ये जैसे आपके घर पहुंचने के ना 2-3 रास्ते जरूर होंगे। एक, आप बाएं से भी घूम के आ सकते हैं, पीछे से भी आ सकते हैं, किसी और गली से निकल के भी आ सकते हैं, कहीं और से भी आ सकते हैं। लेकिन घर के पास आने के
बाद वो कॉमन हो जाएंगे सारे रास्ते। जैसे मेरे घर आने के लिए आप इधर नॉर्थ ईस्ट से भी आ सकते हैं, साउथ वेस्ट से भी आ सकते हैं, साउथ की गली से भी आ सकते हैं, और पीछे वाली गली से भी घूम के आ सकते हैं। लेकिन घर के दरवाजे पे आने के बाद वो कॉमन हो जाता है। यानी कि उसका मतलब है कि जो मेथड्स डिफरेंट है, चलित चक्र को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और डिविजनल चार्ट जो है वो चलित पे आधारित नहीं है। डिविजनल चार्ट जो है उस राशि चार्ट को, चलित में तो क्या है कि आपको ये देखना है कि कौन सा भाव या कौन सा प्लेनेट अपनी डिग्री के अनुसार जो है किस भाव के अंदर में जाके फॉल कर रहा है। 9th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अष्टम में तो नहीं फॉल कर रहा, उसका क्या प्रभाव होगा। तो उसके जो प्रिडिक्टिव टेक्निक है वो डिफरेंट है, जी उसकी भी एक अहमियत है। लेकिन डिविजनल चार्ट्स में आपको मालूम होगा जितने भी चर लग्न होते हैं और चर राशियों में बैठे हुए ग्रह होते हैं, जब वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के होते हैं तो वो वर्गोत्तम हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी का मंगल अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के फासले पे बैठा होगा लगन के ऊपर, तो वो कई डिविजनल चार्ट के अंदर वो मंगल उसी राशि के अंदर बैठा हुआ आपको पाया जाएगा। आप समझ गए बात को? तो इसका मतलब है जी कि हमारे उसमें जो है 0 से अगर हम उसे चलित में बनाएंगे तो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का होने पे वो 12वें भाव में आ जाएगा। जी आदेश साहब, इसमें हम गोचर भी आपको बताएंगे डिविजनल चार्ट्स को लेकर। तो आपको नमिता जी, आपको समझ में आ गई बात? जी सर। थैंक यू सो मच। जी सर। हाँ, कैलाश शर्मा जी नमस्कार, आप अनम्यूट करके नमस्कार। बताइए। हाँ नमस्कार जी। जी भैया। मेरा बहुत छोटा सी बात है जी। पहले तो ये बता दिए कि ये जो क्लासेस होंगी ये वंस ए वीक है कि ट्वाइस ए वीक है? ट्वाइस ए वीक है। कौन कौन से डे है जी? ये सब थर्सडे और फ्राइडे है, और कभी कभी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी वेडनेसडे को लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सर एक और था कि अभी आप बता रहे थे तो आवाज आपकी थोड़ी कट रही थी। अगर आपकी जो ऑफिस वाले कल ये थोड़ा बता दें आप कौन कौन सा कितना कंटेंट इसमें कवर करेंगे, वो जी कल जाएगा, वो अच्छा लगेगा। हाँ, थैंक यू बिल्कुल, टू यू। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ग्रुप है ना, आप ग्रुप है लोगों जी। को कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा। हाँ जी, वो कल बता दें। डेफिनेटली कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो बोलिए। अनवी, आपको सब समझ में आ गया? सर क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन हमको लगता है वो हमको क्लास में पूछना चाहिए जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। जी हाँ जी। नमिता ठीक जी, है सर। मैं क्लास में तो बहुत एनकरेज करता हूँ। और हमारे जो है बाहुबली विश्वामित्र द्विवेदी साहब आ गए हैं, जो कि मतलब साउथ इंडिया के बेस्ट मूवी स्टार हैं। बताइए साहब, विश्वामित्र द्विवेदी साहब। सर आदेश जी का हाथ पहले खड़ा हुआ है। आदेश जी पहले आप बोलिए, हाँ प्लीज। सर अभी ये जो डिविजनल चार्ट्स के आपने सारी चीजों को बताया सर, काफी अच्छे से ये सारी चीजें। मेरे मन में सर एक ये क्वेश्चन था, क्योंकि जैसे अभी इस कोर्स को हम करते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली सर हम जब देखते हैं ना कोर्सेज में, ये तो अभी आपने और सुनील जी ने ही बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की कि इतने डीप पॉइंट्स में हमें जाते हैं, क्योंकि सुनील सर से मेरी जब भी बात होती है मैं यही बोलता हूँ कि जो एडवांस लेवल पर हम जब भी कभी बात करते हैं ज्योतिष में, जैसे अष्टक वर्ग है, उसके बाद भाव चक्र है, सुदर्शन चक्र है, और ये तो अभी ये डिविजनल चार्ट्स के बाद कुछ आपके ऐसे भी कोर्सेज हैं या कुछ ऐसा कंप्लीट कोर्सेज भी है जिसमें एडवांस की काफी ज्यादा सारी चीजें आए हैं सर? क्योंकि अभी जैसे हमने मान लीजिए सर आपसे ये मान लीजिए ये चीज अभी सीखा, हमें बेसिक ज्योतिष आता है, हम 5-7 साल से ये ज्योतिष कर रहे हैं हम। अब हमने मतलब हमें ये आपका बहुत क्योंकि जब भी आपके यूट्यूब के वीडियो डलते हैं सर, इवन हम तो रात में लगा करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 घंटे तक आपके वीडियो और कान में सपने में भी वही सब चलता रहता है सब। तो नॉलेज वाइज फिर ऐसा लगता है ना सर कि अभी इसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में ये चीज रह जाती है कि जब तक परफेक्शन नहीं आ जाए हमारे अंदर सर, भले ही मुझे 7-8 साल से मैं ये सब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन अंदर से लगता है कि और भी कुछ सीखना है। तो आप इसमें आदेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जिंदगी में ना क्या होता है, महात्मा लोग, कई बार मैं महात्माओं के सरमन सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हम जिंदगी के अंदर
प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं जी पाते, क्यों हम खुश नहीं हो पाते, हम कभी कुछ आने वाले अच्छे के लिए वेट करते रहते हैं। हम आने वाली किसी अच्छी घटना का वेट करते हैं और आज के समय में हम अपने आप को नहीं चला पाते। हम ये सोचते हैं आगे शायद इससे कुछ अच्छा आ जाएगा। आदेश जी हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष के अगर आपने एक ट्रू डिवोटेड स्टूडेंट बनना है, यू हैव टू टेक द स्मॉल स्टेप्स। आज आपके सामने, आज आपकी झोली में एक ऐसा वृहद कोर्स पढ़ रहा है जिसे पढ़ाने वाला टीचर अपने उसूलों के कमिटमेंट के द्वारा एक ब्रांड वैल्यू बना चुका है। मतलब हर एक को मालूम है कि अगर मैंने बोल दिया कि 7:45 पे क्लास शुरू होगी तो डेट श्योर इट विल स्टार्ट एट 7:45। अगर मैंने बता दिया कि इतनी क्लासेस से ज्यादा क्लासेस होंगी तो उतनी क्लासेस होती हैं। अगर मैंने कह दिया कि मैं आपको नोट्स दूंगा तो चाहे मुझे रात रात भर कितनी भी शारीरिक तकलीफ हो जाए, मैंने आपको बताया मैं 62 ईयर्स का हूँ, तो कई बार मुझे हो जाता है, बॉडी में पेन हो जाता है। जी सर, आपका एक बार तबीयत, मैंने कॉल किया था तो आपके गले में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि उन स्थितियों में भी मैं अपने शरीर को कष्ट देता हुआ अपने स्टूडेंट में ये दिए हुए कमिटमेंट को फुलफिल करता हूँ। सुनील जी को भी मालूम है, मेरे सभी स्टूडेंट जो मुझसे एसोसिएटेड हैं पिछले 7 कोर्सेज में, वो जानते हैं। विश्वनाथ साहब हैं जैसे, सभी लोग जानते हैं। तो यानी कि मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि जिंदगी के अंदर वो महात्मा कहते हैं ना, हम हमेशा वेट करते हैं कि आगे कुछ आ जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे, वो उससे ज्यादा समग्र होगा, उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। जिंदगी को आज पकड़ना सीखिए। जिंदगी को अगर आपने एंजॉय करना है तो आज पकड़िए। आज ये कोर्स आया है जो डिविजनल चार्ट का हाईली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, एक स्मॉलर स्टेप्स। ये आपको बहुत डिवोटेड, और आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 18 साल की उम्र से आज ज्योतिष में जुड़ा हुआ हूँ और आज 62 ईयर्स तक जुड़ा हूँ। ज्योतिष एक तरह से समुद्र है, ओशन है। इस ओशन में से हम इतनी लंबी उम्र में जुड़ने के बाद भी कुछ चुल्लू पानी के उठा पाते, इतना अथाह सागर है ये। सर इसमें गोचर का, इसमें गोचर का भी रिलेशंस आपके साथ, मैंने पढ़ लिया था, गोचर का भी रेलेवेंस है और गोचर भी आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, विश्वनाथ साहब बोलिए। गुरुजी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। सर सबसे पहले तो मैं कहूंगा सभी लोग को, ये कहूंगा ये कोर्स ना जरूर ज्वाइन करना चाहिए सभी लोग को, क्योंकि ये मैं कोर्स कर चुका हूँ। और स्पेशली धन्यवाद सुनील सर का ना, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोर्स कहीं नहीं है मार्केट में, और किसी को इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं है जो कि इतना ज्यादा लंबा कोर्स चला पाए डिविजनल चार्ट्स के ऊपर। और दूसरी बात सर क्या है कि जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं उनके पास ना 10, 12, 14 सवाल होते हैं। अब हम षोडश वर्ग पढ़ने जा रहे हैं तो 16 ही सवाल होने हैं उनके पास। और अगर 1 या 2 सवाल लेके आएंगे तो 5 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन निकल जाती है, अगर डिविजनल चार्ट से हम निकालते हैं तो इट इज सो इजी। बस थोड़ा प्रैक्टिस की बात है और अपनी कुंडली से निकल के दूसरे की कुंडलियों में झांकने की बात है। और बाकी तो आप लोग बैठे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रिपीट कोर्स दे रहे हैं सर, क्योंकि मैंने किया हुआ है ये कोर्स और मैं मतलब एश्योर्ड हूँ कि कुछ ना कुछ नया जरूर होगा इस कोर्स में पिछले की कंपैरिजन में। डेफिनेटली। और विश्वनाथ साहब, मैं हमेशा जो है, हमेशा अभी जो ये कोर्स है और जो लास्ट जो डिविजनल कोर्स जो आपने किया था, उन दोनों में फर्क ये है, ये थ्रू द लेंस ऑफ दशा है। यानी हर चीज को देखने का, ज्योतिष में ना हमारे ऋषियों ने हमारे सब्जेक्ट को इतना कैपेबल बनाया है कि आप उसको डिफरेंट आयामों के साथ उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। जैसे कि अष्टक वर्ग में आप भिन्नाष्टक वर्ग से प्रेडिक्शंस डिफरेंटली कर सकते हैं और सर्वाष्टक वर्ग या सामुदायिक अष्टक वर्ग से आप डिफरेंटली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। त्रिकोण शोधन, मंडल शोधन, शोधनों के बाद जो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो डिफरेंटली कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है एकाधिपति, त्रिकोण शोधन, मंडल शोधन, ये सब करके आप डिफरेंटली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट ने डिफरेंट आयाम क्रिएट किए हैं हमारे ऋषियों ने। यहाँ जिस आयाम के साथ ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मार्केट में कहीं नहीं है। डिविजनल चार्ट थ्रू द लेंस ऑफ दशा अपने आप में एक यूनिक कोर्स बनने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है सर।
आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें ना वो तो कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती नहीं है कि इफ एंड बट कोई रहती नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मोर देन एक्सपेक्टेड मिलता है आपके साथ कोर्स करने में ना, यही फायदा होता है। जी हाँ, यही इसी को मैं ब्रांड वैल्यू कहता हूँ। और ये इसमें ना बड़ा एक लंबा समय लगता है। जब मेरा ताजिक का कोर्स शुरू हुआ था, ताजिक के कोर्स से फिर नमांशा, इम्प्रोवाइजेशन, फिर नमांशा के बाद में दशा का, फिर डिविजनल चार्ट्स का, उसके बाद जैमनी का, जैमनी के बाद में बेसिक टू एडवांस का, उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। तो हर कोर्स के जो एस्पेक्ट से वो इम्प्रोवाइज होते चले गए। मैं भी एक शिक्षक के रूप में मैं उन स्टूडेंट्स की मानसिकता को और उनकी सक्षमता को समझता चला गया। तो मैं बेस स्टूडेंट के लेवल पे लेकर चीजों को आने लगा, ताकि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी उंगली मुझे पकड़नी पड़े, हाथ पकड़ के उसे खींच के लाना पड़े, वो भी संभव हो जाए। सर नमाज भी रहेगा ना इसके अंदर? तो सब कुछ, सब कुछ। ठीक ठीक है विश्वामित्र सर, साहब, धन्यवाद। जो कोर्स आपने किया है ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कोर्स फॉर बेटर। इस कोर्स में आपको बताया ना कि एम्बेडेड कोर्स है, एक कॉम्पोजिट कोर्स है। इस कोर्स से आपको बहुत अच्छा पता चलने वाला है। विश्वजीत साहब, आप बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कितने क्लासेस होने वाले हैं? इसमें 30 क्लासेस होंगे, ट्वाइस इन अ वीक? ट्वाइस अ वीक, थर्सडे एंड फ्राइडे 7:30 PM। थैंक यू सर। और उसकी कोर्स की फी है 9,300 रुपीज। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। मधु कपूर जी, हाउ आर यू? Pranam Guruji, I'm fine, thank you so much. And I would request you to on your video, because that is the SOP Okay. we follow. Yeah, thank you so Okay. much. So good to see you after such a long time. You've been No, thank you associated so with much. me in the Gemini astrology course, and that was a pleasure teaching you. Yeah. No, great. I there was no time on it, so I didn't know what time this was gonna start. So I just logged in. I just have a quick question. So are you going to go from like D9? Like how many divisional charts are you going to be training us on? Like, are you gonna go all the way up to D60 or like and that's my first question. I got your question. So let me answer your first question. तो मधु जी, जो आप ये पूछ रही हैं कि हम क्या क्या इसमें पढ़ाएंगे, so what I have to tell you is that we are going to teach you Das Varga. Das Varga has got 10 divisional charts, and what we are going to do is include one more chart here, which is Vimshansa. It means apart from the D1, because the D1 is a common chart that in any case is included in all the Das Vargas, Sad Varga, Saptu Varga. So what we are going to do is to replace the D1. Like in Das Varga, you have the Rashi chart, and the D2 or the Hora chart, the Drishna, the D3 chart, Mancha, the D9 chart, or the Padashanta, which is D12, Vimshansa, which is D30, for Arishta, which are for any kind of negative happenings in life, and the Saptancha, which is D7, Dashmansava, which is about the job, D10, Chodsamsa, which is about your liquid assets, which is D16, and then the Sastyancha, which is D3. And we are also going to include in this the Vimshansa chart, D20. So are you, and then thank you so much. So you're gonna go all the way up to D30. You're gonna take like the main divisional charts that people usually use. Thank you. आप लोगों को जो है, आपको ग्रुप में जो मेरा पेमेंट के आप लोगों को जो है मोड्स आपको पता चल जाएंगे. You will come to know I'll also post my check over there, and also I'll post the QR code for my Paytm account, so you can start paying as early as possible to get enrolled into the course, so we could start faster. और आप लोगों से सभी से उम्मीद है that you definitely join this course. और सुनील जी के blessings है इस कोर्स को, तो I'm sure that this course is going to go so well as it did in the past. सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना समय दिया. आप कब स्टार्ट कर रहे हैं? I'm sorry. आप कब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे? कब करेंगे स्टार्ट? नेक्स्ट वीक से. नेक्स्ट थर्सडे से? Okay, so every Thursday, Friday you said. जी जी. Okay. All right. Thank you so much. Thank you so much.
all of you have my blessings, and I would want each one of you to do well in astrology, do very well in astrology. और आप एस्ट्रो पाठशाला का नाम जो है ऊंचा करें, सुनील जी का नाम ऊंचा करें, अपने गुरु मेरा भी नाम आप ऊंचा करें, मैं आप समझ से उम्मीद करता हूं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।